जय हिंद। जी गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आइए, आज हम लोग फिजिक्स में जब पढ़ रहे थे तो पिछले क्लास में हम आपको दर्पण के बारे में पढ़ाए थे और दर्पण में आपको हम समतल दर्पण के बारे में बता दिए थे पिछले क्लास में। अब हम लोग उसके आगे स्टार्ट करेंगे, अर्थात गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जरा याद करिएगा, पिछले क्लास में जब हम आपको दर्पण के बारे में पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे कि जो दर्पण होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक बताए थे समतल दर्पण, दूसरा जो था उसको हमने कहा था कि ये होता है गोलीय दर्पण, और तीसरा जो था उसको हमने कहा था ये होता है परवलयिक दर्पण। 3 प्रकार का हम दर्पण बताए थे। साथ ही साथ हम आपको बताए थे कि गोलीय दर्पण जो होता है उसके बारे में कि अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इस समतल दर्पण के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे और बता दिए थे आपको कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या विशेषता होती है। ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण के बारे में और साथ ही साथ परवलयिक दर्पण के बारे में। जरा समझते हैं गोलीय दर्पण होता क्या है। तो देखिए, गोलीय दर्पण को समझने के लिए सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। उस फिगर को ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एक हम क्या करते हैं, एक गोला लेते हैं, एक खोखला गोला लेते हैं। जैसे मान लिया हमने क्या किया, एक खोखला गोला ले लिया। अब इस खोखले गोले का मान लीजिए कि ये वाला जो भाग है ये उसका केंद्र है। चलिए, केंद्र को हम थोड़ा सा दूसरे कलर से डिनोट कर देते हैं, आपको याद रहेगा। ये मान लीजिए इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया। और इसकी मान लीजिए कि ये हो गई त्रिज्या। आपको मालूम है ये केंद्र से परिधि तक जो जाती है उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। मान लीजिए इधर ये त्रिज्या हो गया। हमको क्या करिए कि इसको आप 2 भाग में बांट दीजिए। हम लोग को क्या करना है, इसको 2 भाग में बांटना है। तो जब 2 भाग में बांटना होगा तब क्या करिएगा, इससे यहां से बीचों बीच इसको काटिएगा। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, बीचों बीच इस खोखले गोले को 2 भाग में बांटते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जब इसको हम क्या कर दिए, 2 भाग में बांट दिए। ये हमारा भैया देखिए, इधर का एक भाग मिला और एक भाग इधर का मिला। और आपको पहले से मालूम है कि दर्पण जो होता है, तो हमने कहा था कि दर्पण जब तभी बनता है जब क्या करते हैं, उसको एक तरफ से रंजित करते हैं या समझिए कलई करते हैं, यानी एक तरफ से कलर कर दीजिएगा तब क्या होता है कि वो दर्पण के जैसा व्यवहार करने लगता है। तो मान लीजिए कि खोखला गोला था, हमने इसको 2 भाग में बांट दिया। एक को क्या करते हैं, हम लोग बाहर से कलर करते हैं। तो देखिए, इधर से हम लोग क्या कर देते हैं, इधर से कलर कर दिए। और एक को क्या करते हैं, अंदर से कलर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस बार हम लोग इधर से इसको क्या करेंगे, अंदर से कलर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिला कि एक आकृति मिली जिसको हमने क्या किया, 2 भाग में बांट दिया। एक को हम लोग कहां से कलर किया है, बाहर की ओर से, और एक को कर दिया अंदर की ओर से। तो याद रखिएगा कि इसमें क्या होगा कि यहां से बनेगा गोलीय दर्पण, अर्थात इधर वाला पार्ट भी एक दर्पण कहलाएगा और इधर वाला पार्ट भी एक दर्पण बन जाएगा। यानी गोलीय दर्पण क्या होता है, तो याद रखिएगा कि गोलीय दर्पण जो होता है उसका परावर्तक सतह जो होता है वो किसी न किसी खोखले गोले का भाग होता है, अर्थात वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, देखिए ये हो गया क्या, परावर्तक सतह, इसको बोलते हैं, यानी जिधर से कलर नहीं किए हैं इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। तो याद रखिएगा कि क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, तो गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ये खोखला गोला हो गया, हमने इधर से कलर कर दिया, एक को अंदर से कलर कर दिया, तो ये परावर्तक सतह मिला और एक परावर्तक सतह ये मिला, अर्थात 2 परावर्तक सतह मिल रहा। तो हमने क्या कहा कि गोलीय दर्पण क्या है, तो गोलीय दर्पण वैसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ना, तो आपको 2 तरह की आकृति मिली। हमने कहा कि एक को बाहर से कलर किए हैं और एक को अंदर से कलर किए हैं। तो यहां से पता चलता है कि हम लोग का जो गोलीय दर्पण होता है ना, वो 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक जो होता है उसको कहते हैं उत्तल और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं अवतल।
याद रखिएगा, गोलीय दर्पण जो होता है कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक उत्तल और एक अवतल। किसके आधार पर? तो परावर्तक सतह के आधार पे, क्योंकि इसका देखिए परावर्तक सतह क्या है? अंदर की ओर धंसा हुआ था। अच्छा, परावर्तक सतह का मतलब सीधे सीधे याद रखिएगा, जिधर से आप चेहरा को देख पाइएगा, तो रंगे हैं इधर से, बाहर से रंग दिया तो चेहरा कहां से देखिएगा? अंदर की ओर। और इसमें देखिए इधर अंदर की ओर से रंग दिया था, चेहरा कहां देखेगा? बाहर की ओर से, तो उसी को बोला जाता है परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह के आधार पर गोलीय दर्पण कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है, एक उत्तल और दूसरा अवतल। अब देखिए इसमें छोटे छोटे बहुत सारे आपको टर्म आएंगे, बहुत छोटे छोटे पॉइंट आएंगे जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एक बार हम जान जाते हैं प्रवलयिक दर्पण के बारे में। यहां एक बार गोलीय दर्पण को हम एक बार और डिस्कस कर देते हैं। गोलीय दर्पण क्या है? तो गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक उत्तल और दूसरा अवतल। बताते हैं कौन उत्तल है और कौन सा अवतल है, लेकिन पहले जानते हैं किसके बारे में? फिर प्रवलयिक दर्पण के बारे में जान जाते हैं, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है। देखिए प्रवलयिक दर्पण क्या होता है? तो वैसा दर्पण याद रखिएगा जिसका सतह अर्थात परावर्तक सतह पूर्णतः गोलीय न हो। अर्थात पूर्णतः गोलीय ना होने का मतलब होता है, जैसे मान लिया कि ऐसे हो जाए, ये क्या हो जाए? पूरा का पूरा गोल नहीं है। जैसे कहने का मतलब कि थोड़ा, हम लोग नहीं बोलते कि जरा एकदम टेढ़ा सा, जैसे देखिए और थोड़ा सा इसकी आकृति को हम बड़ा बना देते हैं, जैसे इस तरह से। ये देखिए पूरा का पूरा बना दिए, ये पूर्णतः गोल नहीं है। तो पूर्णतः जब गोलीय नहीं होगा ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं परवलयिक। याद रखिए प्रवलयिक दर्पण क्या होता है? तो वैसा दर्पण जो पूर्णतः गोलीय अवस्था में न हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रवलयिक दर्पण कहते हैं। तो तीनों के बारे में हम लोग जान चुके हैं। समतल दर्पण बता दिए थे, जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल समतल हो। गोलीय दर्पण अर्थात जो किसी खोखले गोले का परावर्तक सतह हो, तो वो गोलीय दर्पण। प्रवलयिक दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्णतः गोलीय न हो, तो उसे प्रवलयिक दर्पण। अब हम लोग को सबसे ज्यादा इसके बारे में आपको उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, ये हम पढ़ा चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाएगा ना आपके लिए, वो हो जाएगा गोलीय दर्पण, क्योंकि यहां पे हम लोग को उत्तल और अवतल के बारे में बहुत ही ज्यादा यानी विस्तार रूप से पढ़ना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि भाई ये इसमें उत्तल दर्पण कौन है और अवतल दर्पण कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका परावर्तक सतह अगर देखिएगा तो उठा हुआ है। जैसे देखिए इधर से अगर आपको चेहरा देखना है, तो इधर का परावर्तक सतह क्या है? उठा हुआ है। तो जिधर परावर्तक सतह जिसका उठा रहता है ना, उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। अब याद करने का तरीका देखिए, परावर्तक सतह क्या है? उठा हुआ है। तो उठा हुआ तो उ से उठा और उ से उत्तल। तो याद रखिएगा, जिसका परावर्तक सतह उठा रहेगा वो कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है, वो कहलाएगा अवतल दर्पण। याद रहेगा, यानी कौन हो जाएगा? उत्तल और अवतल। अब तो स्पष्ट हो जाएगा ना, पहचान लीजिएगा तुरंत। हमने कह दिया कि जिसका परावर्तक सतह क्या हो? उठा हुआ हो। और उसे बताए उठा होता है, तो उससे मान लीजिए कौन सा? उत्तल। अर्थात जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है, उसको हम लोग कहते हैं कौन सा? उत्तल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर क्या हो? धंसा हुआ होता है, उसको हम लोग कहते हैं कौन सा? अवतल दर्पण कहते हैं। तो अब आप पहचान गए कि उत्तल दर्पण कौन सा है और अवतल दर्पण क्या है। अब देखिए इसमें जो छोटे छोटे टर्म आएंगे उनके बारे में जरा जानते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस आकृति को थोड़ा सा अलग अलग करते हैं, यानी इसको अलग पार्ट में करते हैं और इसको अलग पार्ट में करते हैं, ताकि आपको याद करने में अर्थात समझने में भी क्या होगा? आसानी होगा। जैसे देखिए इसी फिगर को हम क्या करते हैं, ऊपर में फिर से बनाते हैं। चलिए मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि इधर का जो पार्ट था, ये वाला पार्ट को हम ऊपर की ओर धंसका रहे हैं। तो इसको ऊपर की ओर जब ले जाइएगा तो कैसी आकृति मिलेगी? ये आधा मिलेगा। इधर से कलर किया हुआ पार्ट रहेगा, देखिएगा इसी को हम ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। फिर देखिएगा ये रेड वाला इसका केंद्र है, तो बीचों बीच काटे हैं, तो रेड वाला का कुछ पार्ट इसमें रह जाएगा। और फिर ये देखिए त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या इसमें चली जाएगी। यानी ये वाली आकृति हमको यहां से प्राप्त हो गई। क्लियर? समझ में आ रहा होगा। इसको हमने क्या कहा कि इसको अलग कर दिया। जब दो पार्ट में बांटे तो इस पार्ट को हमने कहां कर दिया? इसको ऊपर की ओर ले गए। तो रेड वाला पार्ट जो केंद्र था, इसका कुछ पार्ट यहां पे चला गया, त्रिज्या था वो यहां चला गया, और ये हमारा दर्पण हो गया। और ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, क्योंकि इसका परावर्तक सतह क्या है? अंदर की ओर धंसा हुआ है। अब देखिए इसमें छोटा छोटा जो बिंदु होता है उसको सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले ये जो रेड कलर की जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, बिंदु नजर आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र।
वक्रता केंद्र। जानते हैं थोड़ा देर में कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, लेकिन पहले समझिए कि वो वक्रता केंद्र क्या है। यहां देखिए जो रेड कलर की जो आपको नजर आ रहा है उस केंद्र को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ पे ये आके ये त्रिज्या जहां पे टच कर रहा है किसको, दर्पण को, इसको हम लोग कहते हैं ध्रुव। इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। तो ये दो चीज हो गया। अब यहां देखिए, अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए ये दर्पण की जो चौड़ाई होगी, दर्पण की चौड़ाई। अब दर्पण की चौड़ाई का मतलब मान लीजिए कि यहां पे m लिख दें और यहां पे m डैश लिख दें, तो ये वाली चौड़ाई, ये जितना चौड़ा हो रहा है ये दर्पण की क्या है, चौड़ाई। तो इस दर्पण की जो चौड़ाई होती है इसको हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, द्वारक। यानी जो दर्पण की चौड़ाई होती है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो मुख्य रूप से याद रखिएगा, पहला क्या बताया, वक्रता केंद्र, द्वारक बताए, ध्रुव बताए। अब देखिए, अगर ध्रुव के साथ साथ ये जो लाइन है, जो त्रिज्या है, अगर इसको थोड़ा बढ़ा दें तो ये जो सीधी लाइन आपको नजर आ रही है, जो सीधी लाइन नजर आ रही है, इस जो सीधी लाइन होती है इसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, ये मुख्य अक्ष कहलाता है, मुख्य अक्ष। चलिए, कौन कौन से बिंदु पर ध्यान देना आपको, हमने कहा कि यहाँ पे जो रेड कलर का जो डॉट नजर आ रहा था उसको हमने वक्रता केंद्र कहा। जहां पे त्रिज्या दर्पण को टच कर रहा था वहां पे उस बिंदु को हमने ध्रुव कहा। जो दर्पण की चौड़ाई हो रही थी उसको हमने कहा द्वारक कहा। और ये जो सीधी लाइन जो गुजर रही है, अर्थात वक्रता केंद्र से ध्रुव तक जो सीधे लाइन जा रही है उसको हमने मुख्य अक्ष कहा। अब हम लोग को क्या करना है, इसको डिस्कस करना है कि द्वारक क्या है, ध्रुव किसे कहेंगे, वक्रता केंद्र किसे कहेंगे और मुख्य अक्ष किसे कहेंगे। तो आइए बारी बारी से हम लोग सबसे पहले जानते हैं उस छोटे छोटे टर्म को। तो सबसे पहले जानते हैं कि ध्रुव क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट हम डालते हैं किसके बारे में, ध्रुव के बारे में। देखिए ध्रुव क्या होता है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, दर्पण है। ये वाला देखिए गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण के मध्य भाग में, या सीधे सीधे याद रखिएगा, गोलीय दर्पण के मध्य भाग में जो बिंदु होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका ध्रुव कहते हैं। याद रखिएगा, गोलीय दर्पण के मध्य भाग को याद रहेगा ना, गोलीय दर्पण के मध्य भाग में जो बिंदु होता है, यानी बीचों बीच जो बिंदु होता है उसी को हम लोग उसका क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। याद हो गया होगा आपको, क्या बताया हमने, एक बार और आप रिपीट करिए मेरे साथ। गोलीय दर्पण के मध्य भाग में जो बिंदु होता है या बीचों बीच जो बिंदु होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। आइए अब दूसरा जो पॉइंट है उसको देखते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा है द्वारक। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, द्वारक। और द्वारक क्या होता है, तो हमने अभी बताया कि जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण की जो चौड़ाई होती है, देखिए चौड़ाई कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये गोलीय दर्पण की क्या है, चौड़ाई है। तो गोलीय दर्पण की जो चौड़ाई होती है, यही भी कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह की जो चौड़ाई होती है उसे हम लोग उसका क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। वैसे हम इसको जब नोट्स देंगे तो वहां पे परिभाषा आपको स्पष्ट लिखा रहेगा, तो आप उतना परेशान नहीं होइएगा कि सर बोल रहे हैं समझा रहे हैं तो फिर नोट डाउन कितना तेजी में करेंगे। उसके लिए आप ध्यान छोड़ दीजिएगा। आप क्या करिए कि केवल मेरी बात को सुनते जाइए, याद करते जाइए। नोट्स हम अवेलेबल करा देंगे, तो वहां से आप क्या करिएगा, उसको अपने फेयर की कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। तो याद रखिएगा, ध्रुव बता दिए। द्वारक क्या होता है, तो हमने कहा कि द्वारक जो होता है यानी गोलीय दर्पण की जो चौड़ाई होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। तीसरा जो बिंदु है वो होता है वक्रता केंद्र। अब देखते हैं वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तीसरा बिंदु हमारा कहलाएगा वक्रता केंद्र। अब ध्यान से देखिएगा वक्रता केंद्र के बारे में। ये था हमारा क्या, गोलीय भाग अर्थात खोखला, जिसको हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं, या गोलीय भाग हो गया खोखला गोला। और खोखले गोले का जो केंद्र है इसी का ना ये भाग है, क्योंकि यहां से अब क्या किए, बीचों बीच काटे हैं। तो ये देखिए बीचों बीच काटे हैं, तो इसमें का रेड का आधा पार्ट कहां पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया। यानी कहीं ना कहीं ये जो खोखला गोला था, ये खोखले गोले का क्या था, केंद्र था। ये खोखले गोला जो था उसका क्या कहलाएगा, केंद्र। इस केंद्र का ही कुछ भाग यहां पे पहुंचा है और उसी को हम लोग कह रहे हैं क्या, वक्रता केंद्र। यानी खोखले गोले के केंद्र को या केंद्र के भाग जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो याद रखिएगा, गोलीय दर्पण परिभाषित कैसे करेंगे, तो गोलीय दर्पण, ये हमारा गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है
उस गोले के केंद्र को या केंद्र के उस भाग को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा, याद हो जाएगा आपको। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे देखिए ये गोलीय दर्पण, ये खोखला गोला, खोखले गोला का ये रेड वाला पार्ट केंद्र, और रेड वाला को जब बीच से काटे तो आधा रेड वाला पार्ट कहां पहुंच गया? यहाँ पे, और इसी को हम लोग कहा दिया क्या? वक्रता केंद्र। यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का क्या होता है? भाग होता है, उसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र जो होता है ना, उसको याद रखिएगा, इसको सी से डिनोट किया जाता है। वक्रता केंद्र को किससे डिनोट किया जाता है? सी से। तो ये आगे आपको बताने वाले हैं। वक्रता केंद्र को किससे डिनोट करेंगे? सी से। चलिए हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? सी लिख देते हैं। तो तीन चीज हो गया, ध्रुव, द्वारक और वक्रता केंद्र। अब आते हैं चौथा, मुख्य अक्ष पे। चौथा जो होगा वो क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष। चलिए अब जानते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। तो देखिए सीधे सीधे आप याद रखिएगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, वक्रता केंद्र ये है और ये क्या है? ध्रुव है, और इसको क्या करें? ये लाइन मिला रहा है। तो याद रखिएगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। याद रहेगा, मुख्य अक्ष, या इसको कहीं कहीं पे ना आपको प्रधान अक्ष भी मिलेगा। तो याद रखिएगा, मुख्य अक्ष को कहीं कहीं पे लिख देगा प्रधान अक्ष। तो याद रखिएगा, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष क्या है? तो सबसे आसानी से याद हो जाएगा। क्या याद करिएगा? वक्रता केंद्र और ध्रुव को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। तो ये था आपका 4 गो जो सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु उसके बारे में। अब देखिए जब आगे हम पढ़ाएंगे इसी चैप्टर को तो इन सब का जरूरत पड़ेगा और बहुत ही ज्यादा इसका उपयोग करेंगे। इसलिए ये सब जो जितना भी छोटा छोटा बिंदु है इसको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब देखिए 2 बिंदु और बचता है। एक हमको कहते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होती है, और दूसरा एक वर्ड आएगा फोकस। तो ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरा उसको ध्यान से एक बार देख लेते हैं। ये 4 तो हो गया। अब 5वां जो हम उसमें ऐड कर देते हैं, एक 5वां पॉइंट जोड़ देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। अब देखिए वक्रता त्रिज्या क्या है, तो देखिएगा वक्रता त्रिज्या जो होगा ये हो गया हमारा गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण को देखिए, ये हमने यहाँ पे क्या किया, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है और यहां से यहां तक की दूरी देखिए, इसी को हम लोग घसका के यहां ले गए हैं। अर्थात कह सकते हैं ना कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग था या जिस खोखले गोले का भाग था उसकी त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या कहा, इसको बांटा था तो इसको घसका के कहां ले गए हैं? ऊपर ले गए हैं। तो ये देखिए इसीलिए हमने इसको अलग कलर से आपको डिनोट किया था। ये हमारा क्या है? हरा कलर में नजर आ रहा है आपको। तो ये देखिए ये वाला जो लाइन है ये क्या था? त्रिज्या था, और इसी को ना हमने कहां ले गया? ऊपर। और इसी त्रिज्या को हम लोग कहते हैं क्या? वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो देखिए कहां से कहां तक है? सी से लेकर कहां तक? तो ध्रुव तक। ध्रुव को पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पी से। तो याद रखिएगा सी से लेकर पी तक की जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। दोनों तरीके से आप परिभाषित कर सकते हैं। पहला तरीका क्या? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या जो होती है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। पहला चीज। या आप ये भी कह सकते हैं वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वक्रता केंद्र से पी, अर्थात ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या जो होता है ना इसको आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आर से। तो याद रखिएगा वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं? आर से। तो परिभाषा याद हो गया होगा। वक्रता त्रिज्या क्या है? तो भी आप डायरेक्ट कह सकते हैं वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए यहां से छठा जो पॉइंट आता है वो होता है फोकस। छठा पॉइंट जो होता है वो होता है फोकस। फोकस को एफ से डिनोट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग जरा समझते हैं कि फोकस क्या होता है। तो देखिए फोकस को समझने के लिए थोड़ा सा हम बोर्ड को साफ करते हैं, फिर इसको थोड़ा अच्छे ढंग से समझाते हैं कि फोकस क्या होता है। जरा देखिएगा, इसको साफ करने के बाद हम बताते हैं।
चलिए बोर्ड साफ हो गया। आइए हम आपको बताते हैं फोकस के बारे में। देखिए फोकस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए इसको जरा ध्यान से समझिएगा। फोकस जो होता है इसको F से हम लोग सूचित करते हैं। फोकस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, दो हम आपको फिगर बनाते हैं, उस फिगर को समझिएगा। देखिए हमने आपको बताया था कि गोलीय दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक उत्तल और दूसरा अवतल। अब देखिए हम दोनों फिगर बनाते हैं और उस फिगर के हिसाब से हम आपको फोकस को परिभाषित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक दर्पण हो गया और ये उसका मुख अक्ष हो गया, ये हो गया उसकी ध्रुव जिसको P से सूचित करते हैं। ये मान लीजिए कहीं पे भी वक्रता कैंसी है, ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण, क्योंकि इसका परावर्तक सतह क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ है। ऐसे ही मान लीजिए यहां पे हम एक और दर्पण ले लेते हैं, इसको अंदर से कलई कर दिए, ये इसका मुख अक्ष हो गया। इसका मतलब सीधी सीधी बात है, ये कौन सा दर्पण हो गया, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है। हमने आपको बताया था ये कौन सा हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अगर हम लोग क्या करते हैं, गोलीय दर्पण में मुख अक्ष के समानांतर किरण को डालें, माने प्रकाश की किरण जो है वो क्या करें, मुख अक्ष के समानांतर डालें। जैसे मान लीजिए कि हमारा मुख अक्ष है, अगर हम क्या करते हैं इसके समानांतर किरण डालते हैं, जैसे किरण डाले, किरण यहां से डाले, तो जब समानांतर किरण डालते हैं ना तो ये परावर्तन के बाद लौटती है और लौटने के बाद मुख अक्ष के किसी एक बिंदु पर ये आपस में क्या होती है, मिलती है। तो जिस बिंदु पर ये मिलती हैं वही उसका क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। तो यहां से याद रखिएगा, हमने क्या बताया कि अगर गोलीय दर्पण है, ये उसका मुख अक्ष है, मुख अक्ष के समानांतर डाली गई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर आकर क्या होती है, मिलती हैं, उसे उसका क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो ऐसे ही हम लोग देखते हैं किसमें, उत्तल दर्पण में। जैसे देखिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसके थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, मुख अक्ष को थोड़ा लंबा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। चलिए ये रहा आपका इसका मुख अक्ष, मुख अक्ष हो गया। अब इसके समानांतर आपको क्या करना है, प्रकाश की किरण डालना है। तो जब इसके समानांतर किरण डालेंगे तो जैसे देखिएगा, एक किरण हमने ऐसे डाला, एक किरण और हम ऐसे डालेंगे, ठीक है, ये हो गया इसके क्या, समानांतर। अब समानांतर जो होगा तो यहां से देखिएगा ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित होकर ऊपर की ओर बढ़ जाएगा। ये भी जो होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये तो मिल ही नहीं रहा है, लेकिन अगर इसको हम लोग क्या करें, डैश डैश से आगे की ओर बढ़ाएं, इसको डैश डैश से आगे की ओर बढ़ाएं, इसको भी हम लोग ऐसे आगे की ओर बढ़ाएं, तो ये क्या होगा, एक बिंदु पर मिलते हुए क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो मिलते हुए जब प्रतीत होगा तो ये इसका क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वास्तव में मिल रहा था, यहाँ पे मिलते हुए प्रतीत हो रहा था। जैसे प्रतिबिंब की परिभाषा जब हम पढ़ाए थे, याद करिए प्रतिबिंब जब पढ़ाए थे तो वहां बताए थे ना कि प्रतिबिंब में मिलता है या मिलते हुए प्रतीत होता है। तो वैसे ही देखिए यहाँ भी फोकस जो है वो क्या कर रहा है, ये लाइन वास्तव में मिल रहा है और यहाँ पे मिलते हुए प्रतीत हो रहा है। अर्थात हम लोग फोकस की परिभाषा जो होगी वो कैसे देंगे, तो याद रखिएगा दोनों फिगर को ध्यान में रखते हुए दीजिएगा ताकि एक ही बार में गोलीय दर्पण की फोकस की परिभाषा हो जाए। क्या बोलेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। गोलीय दर्पण में मुख अक्ष के समानांतर डाली गई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, अर्थात मुख अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलते हुए प्रतीत होती हैं, उसे गोलीय दर्पण का फोकस कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, फोकस क्या है, तुमने कहा गोलीय दर्पण में मुख अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है, उसे गोलीय दर्पण का फोकस कहते हैं। इसे F से सूचित करते हैं। तो ये था हम लोग का क्या, फोकस, जिसका हम लोग बहुत ज्यादा उपयोग करने वाले हैं। अच्छा यहाँ पे भी याद रखेगा, आप लोग ये भी कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण का जो फोकस है वो क्या है, आभासी है, क्योंकि ये मिलते हुए प्रतीत हो रहा है। और अवतल दर्पण का जो फोकस है वो कैसा है, तो वास्तविक है, क्योंकि ये वास्तव में क्या हो रहा है, मिलते हुए
दिख रहा है आपको? तो वैसे हम जब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर बताएंगे तो वहां पे इस चीज को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। बस आप फोकस को ध्यान में रखिएगा। तो ये था गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण के मुख्य जो बिंदु थे उनके बारे में। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, वक्रता त्रिज्या अर्थात वक्रता त्रिज्या जिसको हम लोग कहते हैं आर और फोकस यानी एफ, इन दोनों में क्या संबंध है इस पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और क्लास लेंगे कि हम बताएंगे आपको कि एफ और आर में क्या संबंध होता है। वैसे हमने आपको कहा था कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, उससे मेरा हौसला बढ़ता है। वैसे हमारा जो कोड है वो आपको अब तक याद ही हो गया होगा, SLS, यानी सीधे सीधे याद रखिएगा SS। सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि हमारा जो मेहनत है वो सफल हो सके, उन बच्चों तक पहुंच सके जिनको इसकी जरूरत है। वीडियो अगर आपको देखने में अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।